इस समय E20 जो एक्चुअल करंट टॉपिक है और साथ ही माहौल को बदल रहा है जीएसटी रिफॉर्म भी। अभी हाल में सियाम, ARAI और इसके अलावा फिपी, इन तीनों की एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैंने उसे अटेंड किया था, 2 दिन पहले की बात है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मेरा सवाल उठा कि कुछ मेहमान इंडस्ट्री के जाने पहचाने चेहरे हैं, लेकिन इन चेहरों में जगदेव कलसी, बहुत अच्छा नाम, बहुत रिस्पेक्टफुल नेम, वीथी कास्ट पे आप इन्हें देख चुके होंगे, आज हमारे मेहमान हैं। और हम आज पॉडकास्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे इस समय की सिचुएशन में E20 के बारे में कुछ डिसीजन नए आए हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगले 5 साल में किस दौर पे जाने वाली है। जगदेव, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। और हम काफ़ी समय से बात कर रहे थे आने के लिए, लेकिन शायद मुहूर्त आज का ही निकला। जगदेव, आप इस समय काफ़ी अच्छे से निगाह रखे हैं पूरी इंडस्ट्री पर और ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ आपने कवर की है। इस समय E20 जो एक्चुअल करंट टॉपिक है और साथ ही माहौल को बदल रहा है जीएसटी रिफॉर्म भी, और इन दोनों से असर पड़ेगा सेल्स के ऊपर। राइट। अभी E20 का एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जजमेंट का हिस्सा दिया है एक्चुअल, और उसमें ये कहा है कि E20 जारी रहेगा। जिन कारों पर वारंटी के इश्यूज हैं वो वारंटी कंपनीज को फुलफिल करनी पड़ेंगी, भले E20 की वजह से कोई नुकसान हो। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कवर करने से चूक गए, जो था कि जो आउट ऑफ वारंटी व्हीकल्स हैं उन पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, जिसके बारे में कोई जजमेंट का हिस्सा नहीं है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को कैसे कवर कर सकता था, या कंपनीज क्या अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले सकती हैं, या पेट्रोलियम डिपार्टमेंट क्या इनिशिएटिव लेता जिससे कि इन लोगों की बात भी सुन ली जाती? तो क्लियरली हमें जी पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की तरफ से तो ये चीज़ हो सकती थी कि हमारे पास मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ के फ्यूल्स अवेलेबल हों, और कंपनीज़ की तरफ से ये हो सकता था कि वो अपनी, क्योंकि अगर हम कंपनीज से बात करते हैं जैसे आप भी करते हो और मैं भी करता हूँ, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि जब तक रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तब तक फ्यूल का जो इम्पैक्ट इंजन पे है शायद वो बहुत कंज्यूमर्स को पता नहीं चलेगा। हमें अपने फ्यूल एफिशिएंसी पे ज़रूर इम्पैक्ट पता चल जाता है, बट वियर एंड टीयर का जो इम्पैक्ट है वो ओवर अ लॉन्गर टर्म होगा। और अगर वो ओवर अ लॉन्गर टर्म है और अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्यों नहीं कंपनीज ही अपने कंज्यूमर्स को उस केस में सेव कर लेती और लेट्स से अपनी वारंटी को अगर मतलब मान लो 2 years की किसी की वारंटी है, स्टैंडर्ड वारंटी है 3 years की है, मे बी एक्सटेंडेड फॉर अ लिटिल मोर, सो दैट कंज्यूमर के लिए वो पीस ऑफ माइंड बेसिकली हो जाए कि चलो ठीक है, कोई तो हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि पॉलिसी मेकर्स पे उसका इम्पैक्ट कब आएगा, कैसे आएगा, वो जानना बहुत मुश्किल है। एंड एक ये चीज़ भी है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं हमारे, सो वहाँ पे ज़रूर हमारे पास ऑटोमोटिव बॉडीज़ हैं, जैसे सियाम है या ये सब बॉडीज़ हैं, बट कहीं ना कहीं जो डिसीजन रहता है जो पॉलिसी मेकर्स का, वो कोई एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसमें सारे, या तो मतलब बॉडी जो ऑटोमोटिव मेकर्स हैं वो भी उसका पार्ट हों, फ्यूल वाले या गवर्नमेंट वाले वो सब भी पार्ट हों, या तो कुछ इस तरह के कोई एक टीम्स बने या स्पेशल कोई कैटेगरीज बने जो इस तरह के डिसीजंस ले सकें, सो दैट हर तरफ से आप मतलब अब अभी हम देखते हैं कि या तो बिजनेसेस की एक साइड वो हो जाती है, एक लॉबी हो जाती है, एक तरफ से गवर्नमेंट के अपने जो भी मोटिव है, जो भी तरीका है उस तरफ से, बट कंज्यूमर्स के लिए कौन है, वो वाला एक क्वेश्चन बहुत बड़ा रह जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं बचता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ही मिस हो गया है कोई चीज़, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने जानबूझ के किया, लेकिन मुझे लगता है उनसे मिस हो गया कि वो इस बात पर गौर नहीं कर पाए कि जो आउट ऑफ वारंटी व्हीकल्स हैं उनकी भी तो समस्याएं होंगी। उन्होंने भी तो मेहनती कमाई से अपना व्हीकल ख़रीदा है, अगर वो ख़राब होंगे तो उसकी जवाबदेही किसी की होनी चाहिए। जवाबदेही ना हो, छोटा सा कंपनसेशन हो या थोड़ा इजी गोइंग बना दिया जाए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम बॉडी है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाते कभी भी, ये हमारा नेचर है और हम सब लोग इतनी रिस्पेक्ट उनको देते हैं। तो मेरा ये भी मानना था कि अगर वो इस चीज़ पर निगाह रखते और कोई एक थोड़ा सा सॉल्यूशन दे देते, एक गाइडेंस दे देते, एक लाइन दे देते कि ऐसा कर ले पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, तो बात बन सकती है। या जैसी मेरी डिमांड थी, क्योंकि अभी हाल में सियाम, ARAI और इसके अलावा फिपी, इन तीनों की एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैंने उसे अटेंड किया था, 2 दिन पहले की बात है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मेरा सवाल उठा कि आप E10 फ्यूल देने में क्या तकलीफ है, आप यूरोप को बेचते हैं E0,
कई कंट्रीज को आप E5 सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया फ्यूल पेट्रोल बहुत देशों को बेचता है और बहुत अच्छे पैसे कमाता है, और शायद इसी की नाराजगी तो ट्रम्प की थी, यूएस की है। हाँ, और वो जब आप दुनिया को दे सकते हो फ्यूल, तो हम इंडियंस को क्यों नहीं दे सकते थे? एक डिस्पेंसर आप लगा देते तो हम इंडियंस भी अपनी मर्जी का फ्यूल खरीद सकते थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने ये सवाल उठाया तो किसी के पास एक्चुअली जवाब नहीं था, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस कुछ और था, मेरा सवाल उनके लिए तकलीफदेह था तो उन्होंने उसको इग्नोर किया। कोई बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल होता है, जब कभी सवाल कड़वे होते हैं तो इग्नोर कर दिया जाना समझदारी लगता है लोगों को, तो उन्होंने भी वही किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि ये और एड्रेस होनी चाहिए थी बात, हो सकता है लेटर ऑन कभी एड्रेस की जाए, अभी फिलहाल नहीं हुई। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरा मानना है कि क्या 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी गाड़ियां कम इफेक्टेड रहें E20 से? आपका क्या कहना है? ऑफ कोर्स ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर मैं पॉलिसी मेकर्स के पर्सपेक्टिव से भी बात करूं तो इवेंचुअली यही लोग वोटर्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इन लोगों को आप एग्जैक्टली इग्नोर कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। और जो आपने बात भी बोली ना कि हमारे पास अगर कोई एक डिस्पेंसर एक ऐसा लग जाए जिससे E10 फ्यूल आ जाए, सो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर कोई एक्चुअली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने लगे तो यही सॉल्यूशन बनता है। क्योंकि आज की डेट में आप अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी जाओ तो वारंटी भी इंश्योरेंस कंपनीज ही देती हैं कार मेकर्स के पीछे। तो वो भी अपने हाथ तो इसलिए खड़े करेंगे क्योंकि वो कहेंगे कि हम जिस चीज़ के लिए इंजन बना है, जिस फ्यूल के लिए, अगर उसमें वो फ्यूल नहीं डालोगे तो कितनी देर तक हम भी सपोर्ट करेंगे। तो एक्चुअली प्रॉब्लम तो फ्यूल की ही है। और वो फ्यूल जैसे आपने बोला कि हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो हमारे फ्यूल पंप से डिस्पेंस हो जाए फिर कंज्यूमर चॉइस हो जाएगी कि अगर मैं अपनी मर्जी से अगर E10 फ्यूल मान लो आज की डेट में हम एक्सपेंसिव भी भेज देते हैं, लेट्स से 1 रुपये महंगा भी भेज देते हैं, तो फिर कंज्यूमर की चॉइस हो जाएगी वो कि मैं अपनी गाड़ी में उस कार के हिसाब से फ्यूल डलवा रहा हूँ। नहीं, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज में मल्टीपल फ्यूल्स मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पे भी वो जो 100% और वो अलग से 95 ऑक्टेन वाले फ्यूल्स मिलते हैं। तो एक और फ्यूल मतलब सॉल्यूशन अगर हम देखने पे लगे तो एक सॉल्यूशन ये दिया जा सकता था, मुझे लगता है। शायद गवर्नमेंट और सबने जानबूझ के इग्नोर किया, या गलती से इग्नोर हो गया, या सोचा जाने देते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, वही वाली बात है कि जाने देते हैं वाली बात है। मुझे तो यही लगता है क्योंकि अल्टीमेटली जिन बिजनेसेस को मैटर कर रहा था, चाहे उनकी लॉबी कह लो या कुछ भी कह लो, वो इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने अपना साइड कवर कर ली कि हम जिस चीज़ की इंश्योरेंस दे सकते हैं हम वो दे देंगे, जो चीज़ विद इन वारंटी। क्योंकि पॉलिसी कार मेकर्स को भी पता है कि वारंटी पीरियड्स में तो स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड्स में तो आप उसमें E20 भी डाल लो, कुछ भी नहीं होगा। वो हमें भी पता है, वो उन्हें भी पता है, लॉन्गर टर्म में उसका इफेक्ट आता है। हाँ, क्योंकि वो टॉलरेंस लेवल होता है जो काफ़ी देर तक संभाल लेता है, तो उस बीच में ये संभल जाएंगी। और मुझे एक और चीज़ भी लगती है, सो नाउ वी अंडरस्टैंड द फैक्ट कि गवर्नमेंट किस अप्रोच पे चल रही है। तो जो एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम लोग, वो तो कर रहे हैं। आई थिंक किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बॉडी को तो रेडी होना चाहिए एटलीस्ट आज से 4-5 साल के बाद, जब E30 E40 फ्यूल हमारे पास आने वाला है। तो उसके लिए आज हमारी क्या, चलो मैं मान लेता हूँ कि E20 के लिए लेट्स से 10 लाख लोग सफ़र करेंगे, लेट्स अज्यूम के 10 लाख कार्स और n नंबर ऑफ लाख व्हीकल्स ऑफ 2 व्हीलर सफ़र कर जाएंगे। बट जो आज जो लोग कार ले रहे हैं, कल को जब E30 फ्यूल आएगा, E40 35 पे जब हम मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए आज तो स्टेप्स लिए जा सकते हैं ना, फिर उनके लिए कौन सोच रहा है? एक्चुअली मेरी जब ये इस सवाल पे बात हुई है तो उस बैठक में साफ साफ उन्होंने कहा कि हमें E27 या E20 के आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। बोला E20 ही इनफ है। लेकिन एक चीज़ और निकल कर आई है, उनका कहना है कि पेट्रोल और एथेनॉल की प्राइसिंग के बारे में जो बातें हो रही थी वो उल्टा हो चुका है। एथेनॉल की प्राइस इस समय पेट्रोल की प्राइस से ज़्यादा है। हम आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव एथेनॉल दे रहे हैं मिक्स करके पेट्रोल की कम कीमतों पर। एक्चुअली हम एथेनॉल प्रोसेसिंग कंपनीज को ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब ये ज़्यादा पे क्यों कर रहे हैं, तो सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता और कोई भी नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो फिर लोग कहेंगे ना बोलता है तो इसलिए नहीं। लेकिन ये बताता है कि अगर एथेनॉल कम मिलाया जाएगा तो एक्चुअली पेट्रोल और सस्ता बेचा जा सकता है। राइट। इनफैक्ट स्टार्टिंग में अगर आप नोटिस करोगे तो मेन क्वेश्चन ही ये था कि एथेनॉल को अगर फ्यूल के साथ हम मिक्स कर दें तो फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगी। एक दो इंटरव्यूज मेरे सामने हैं और मैंने उनकी क्लिपें देखी, इनमें बोला कि 55-60 रुपए में मिल जाएगा। इवन कई ने तो ये भी बोला कि एथेनॉल 15 से 20 रुपए में मिल जाएगा। और उन्हीं मिनिस्टर द्वारा बोली गई क्लिप ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही हैं जो बताती हैं कि ऐसा कहा गया था। वो अलग बात है कि अब क्या हो गया वो
नहीं हम कुछ कह सकते। ठीक है, ये सिक्का तो हमारे हाथ से उछल चुका है, अब हमारे हाथ में बचा नहीं है। अब बस यही है कि हम अपनी गाड़ियों को संभाल के चलाएं, टाइम से मेंटेन करें ताकि उन पर असर ना पड़े। लेकिन एक चीज़ और हुई है इस बीच में, E20, इधर हमारा डीजल में DPF और एडब्ल्यू का प्रॉब्लम चल रहा है, इधर GST रिफॉर्म भी आ गया। इससे सेकेंड हैंड मार्केट एकदम से बदल गया है। वहाँ पर गाड़ियों की अलग तरह की भरमार हो रही है, प्राइस भी टूटे हैं इस बीच में। तो ये मार्केट किस तरह जाएगा? यूज्ड कार मार्केट तो मुझे लगता है हर बार किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में यूज्ड कार मार्केट हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहती है। इंडिया जैसी मार्केट में भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आज की डेट में वो एक अलग बात है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी भी हम यूज्ड कार मार्केट को उस तरह टैप नहीं कर पाए जिस तरह से हम कर सकते थे, एंड दैट इज बिकॉज कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइज्ड होने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि वो जो जुगाड़ करके गाड़ी को रेडी करना वर्सेस एक गाड़ी को इसमें हमारी कंज्यूमर्स की भी गलती है। बहुत सारे कंज्यूमर्स, आप इसको लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह लो, कि हम कार्स को अगर उस तरह नहीं मेंटेन करते जो एक आइडियल तरीका है, और हम मतलब अपनी फर्स्ट ओनरशिप में कई जगह पे ऐसा है कि लोग रफली यूज कर देते हैं और फिर वो यूज्ड कार मार्केट में खराब प्रोडक्ट जाता है। अदरवाइज इंडस्ट्री, यूज्ड कार इंडस्ट्री की पोटेंशियल और उस पर ट्रस्ट टेक्निकली देखा जाए तो ज़्यादा हो सकता है। हाँ, क्योंकि अगर एक कार 50,000 1 लाख किलोमीटर चली है, देन दैट मीन्स दैट कार मे नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स जो एक इनहेरेंट मैन्युफैक्चर नई गाड़ी में आएगी जिसको अभी तक किसी ने चलाया ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उस मार्केट को हम अभी उस तरह टैप नहीं कर पाए हैं। बट यूज्ड कार मार्केट में एक डेवलपिंग नेशन के लिए तो हर बार पोटेंशियल रहती है, क्योंकि चाहे आप कह लो कि, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे परचेजिंग पावर का एक वो है, बिकॉज एस्पिरेशन हर किसी की है व्हीकल की। अगर आप बोलो कि मैं आज की डेट में 10 लाख रुपए की कार ले सकता हूँ, लेना मैं 20 की चाहता हूँ। एस्पिरेशन हर किसी की है। बिल्कुल। और अगर यूज्ड कार्स हमारी उस तरह से मेंटेन्ड हों और उतनी ट्रांसपेरेंसी हो वहाँ पे कि जहाँ पे आप यूज्ड कार को अपनी मन मर्जी के हिसाब से, मतलब ये बोल सको कि मैं कार ले लूँ और वो कार में प्रॉब्लम नहीं होगी, देन दैट इज़ अ वेरी गुड मार्केट। मतलब मुझे लगता है कि वहाँ पे तो शायद फिर हम ये वाले क्वेश्चंस करने लग जाएंगे कि क्या 10 साल का हमारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन या 15 साल का रजिस्ट्रेशन और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है ग्लोबली 20-25 ईयर्स तक भी कार्स को अगर सही मेंटेन किया जाए तो आज की डेट में इंजन चल जाते हैं। एंड वी हैव कार मेकर्स जिनके 5-7-8 लाख इंजन वाली गाड़ियों में भी हम लोग बैठे हैं टैक्सीज में, और वो सही चल रही होती हैं। बिल्कुल, बहुत इंजन में कैपेबिलिटी है। पर फिर हम वो फ्यूल पे भी आ जाएंगे कि दे शुड बी गिवन द सेम लेवल ऑफ फ्यूल एज वेल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, यूज्ड कार मार्केट में अगर हम आइसोलेशन में देखें तो यूज्ड कार मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, स्पेशली फॉर अ कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। क्या लगता है अगले 5 साल में ये ऊँट किस कवट बैठेगा? हम हाइब्रिड भी देख रहे हैं, हम EV भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ E20 ऐसी समस्याएं भी हैं, और सॉरी मैं इसे समस्या ही मानता हूँ। इसके अलावा DPF भी एक समस्या है, इसके अलावा AdBlue भी एक समस्या है। भले वो एनवायरनमेंट के रीजन से लाए गए थे इंडिया में, लेकिन ये सब दिक्कतें हैं। और इन चैलेंजेस को लेकर हम जिस तरह से जा रहे हैं, GST रिफॉर्म की भी बातें हो गई, तो अब कुछ चीज़ें अगर क्लियर होंगी तो अगले 5 साल में इंडिया का ऑटोमोबाइल में किसका क्या शेयर हो सकता है? पेट्रोल का, डीजल का, EV का, हाइब्रिड का, या मार्केट अभी और करवट ले सकता है? आपको क्या लगता है? किसी एक साइड करवट नहीं लेगा। मुझे लगता है कि इट विल बी अ मिक्स। परसेंटेज बताना बहुत मुश्किल है, बट मुझे लगता है मेजॉरिटी तो पेट्रोल का ही फेवर रहेगा अभी भी मार्केट में, क्योंकि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन, है ना। इवन फॉर कार मेकर्स जिनका उसमें इन्वेस्टमेंट हो रखा है ऑलरेडी, और इन्वेस्टमेंट हो रखा है मतलब जिनका मेन प्रॉफिट है वहां से, ये मान लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बहुत पहले हुए थे बिल्कुल इंजन पे। फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव एज वेल, क्योंकि अभी तक कोई भी जो हमारी टेक्नोलॉजी आई है, इट हैज़ नॉट बिकम सो ईजी टू अडॉप्ट कि वो पेट्रोल को ही रिप्लेस कर दे, ऐसी नहीं हुई है। सो पेट्रोल के बाद बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, मुझे जो लगता है, हाइब्रिड्स, मतलब जिसका मेन शेयर होना चाहिए इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू लॉजिक, है ना। क्योंकि अगर हम एनवायरमेंट इश्यूज को भी देखें, हाँ, अगर हम कंज्यूमर को भी देखें, अगर हम कार मेकर को भी देखें, तो तीनों में सबसे ज्यादा सही हाइब्रिड बैठता है कि कार मेकर्स को बहुत ज्यादा, कार मेकर्स को ट्रांजिशन करने में टाइम मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और एंड इन बिटवीन आप अपने एनवायरमेंटल गोल्स मीट कर सकते हो। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से फ्यूल एफिशिएंसी बेनिफिट हो रहा है, और जहाँ पे परफॉर्मेंस है वहाँ पे परफॉर्मेंस का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सो कंज्यूमर गेट्स द एडवांटेज ओवर देयर। हाँ, तो वहाँ पे आई थिंक अब हाउ
how are car makers inclined to sell their hybrid vehicles and how much does government want कि hybrid, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये सेंसिबिलिटी पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में भी जानी पड़ेगी और कार मेकर्स के दिमाग में भी जानी पड़ेगी. वहाँ पे जो टू एंड फ्रो वाला गेम चलता है कि आप बोलोगे इंसेंटिव दोगे तो हम हाइब्रिड ले आएंगे, नहीं आप हाइब्रिड बेचने लग जाओगे, हमें एनवायरनमेंट पे बेनिफिट लगेगा तो हम हाइब्रिड पे इंसेंटिव देने लगेंगे. वो मुझे लगता है कि समवन विल हैव टू टेक द लीड ओवर देयर. और मुझे नहीं पता कि ऑनेस्टली कि वो मतलब किस तरह से कौन फर्स्ट पोजीशन लेगा उसमें, वो नहीं पता. सो पेट्रोल, हाइब्रिड्स, मुझे लगता है उसके बाद कहीं जाके फिर ईवीज और ये सब. व्हेन आई से पेट्रोल आई मीन टू से फ्लेक्स फ्यूल वाला जो पेट्रोल चल रहा है वो है ना. मुझे नहीं पता कि ई क्या चलेगा उस टाइम पे, बट ऐसा ही रहना चाहिए कि पेट्रोल, हाइब्रिड एंड देन मतलब अगले 5 सालों में पेट्रोल ही लीड करेगा और हाइब्रिड सेकंड पोजीशन अच्छे से मेंटेन कर लेगा. आना चाहिए. मुझे नहीं लगता मेंटेन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि करंट सिनेरियो अगर हम देखें अभी तक तो ऑलरो हमारी जैसे बात भी हुई है, कई कार मेकर्स रेडी हैं हाइब्रिड व्हीकल्स को लेके और मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर या 2026 या 27 में हम देखने लग जाएंगे कि ज़्यादा हाइब्रिड का. जिस दिन बेसिकली अब मारुति सुजुकी और टोयोटा के पास हाइब्रिड व्हीकल्स हैं मास मार्केट में, जिस दिन Hyundai, किया और ये लोग भी आ जाएंगे या इवन टाटा महिंद्रा भी उसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं, देन वी विल सी अ लॉट ऑफ हाइब्रिड कार्स विद इन द 20-25 लाख प्राइस ब्रैकेट. जिस दिन ये होने लग जाएगा उस दिन अपने आप हाइब्रिड की सेल्स इंक्रीज हो जाएगी. अभी फिलहाल वहाँ पे इलेक्ट्रिक Hyundai ने तो प्रेस रिलीज में दिया भी था हम लोगों को कि हम अगले 3 सालों में हाइब्रिड कार भी लॉन्च करेंगे. तो ओवरऑल हाइब्रिड का भी मार्केट बढ़ रहा है और बढ़ेगा. लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा भी टैक्स बेनिफिट दे दे, जैसे कि एक बीच का स्लैब रख दे हाइब्रिड के लिए, तो शायद ये मार्केट ज़्यादा तेजी से उठेगा. डेफिनेटली उठना चाहिए. अगर हमें जिस तरह से इनिशियल प्रमोशन इलेक्ट्रिक कार्स पे था, उस तरह से अगर हमें हाइब्रिड्स पे मिल जाए ना, देन एक्चुअली हाइब्रिड कुड हैव बीन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर डीजल. अगर गवर्नमेंट को डीजल से हमें दूर करना था तो गवर्नमेंट को उस टाइम पे ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी दैट इंट्रोड्यूस मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट हाइब्रिड. सो अभी भी अगर आप देखोगे जिन कार्स में पेट्रोल हाइब्रिड है उसमें 3 से 4 लाख रुपए का फर्क रहता है. जिस कार में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक है उसमें 5 से 6 लाख रुपए का फर्क रहता है. आइडियली अगर आप पेट्रोल से हाइब्रिड का 1.5 लाख तक का भी गैप कर देते हो जो डीजल और पेट्रोल का था सेम कार में पहले, देन हाइब्रिड्स कुड हैव बीन दैट परफेक्ट सॉल्यूशन कि आप ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर को हम सिर्फ पेट्रोल पे ले आएंगे जो हमारा पीवी है, पैसेंजर व्हीकल है, और कमर्शियल को हम डीजल पे छोड़ सकते थे फिर. बट वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी हैव टू कम टू अ पॉइंट जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स एंड द मार्केट मतलब जो हमारी कंपनीज हैं दे शुड कम टुगेदर मोर ऑफन एंड वहाँ पे वो वाले डिसीजंस ठीक लिए जाएं तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो जाता. फिर आप कंज्यूमर्स के हिसाब से भी मार्केट पे चल सकते थे एंड देन सबको बेनिफिट हो जाता. इंडियन कंज्यूमर बहुत जल्दी नए एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, ये हमारा माइंडसेट है. और इंडियन कंज्यूमर में ये अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों हैं, क्योंकि इसकी अच्छाइयाँ भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कमियाँ भी हैं, ये भी बात सही है. लेकिन अभी जो ऊँट कवट बैठता दिखता है कि 2 व्हीलर्स में लगभग 7% के आसपास ईवी हो गया है और 4 व्हीलर्स में ये 4% पहुँच रहा है इस साल के उसमें. और दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में तो 20% भी हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन वो पूरे इंडिया का सेंटिमेंट नहीं है. 3 व्हीलर जहाँ पर 67% ईवी पेनिट्रेशन है, जो मतलब अबव द सोच है कि 3 व्हीलर्स में ऐसा क्या हुआ है कि ईवी 67% बिकती हैं और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की सेल उसके मुकाबले बहुत कम हो गई है. तो क्या ईवी 3 व्हीलर्स को पसंद आ रही, बाकी को नहीं, ऐसा क्या लगता है? एक्चुअली मुझे ऑनेस्टली मतलब मैं 3 व्हीलर्स के बारे में थोड़ा सा टच करूंगा, बट मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इस चीज़ पे. 3 व्हीलर्स के केस में इसलिए भी एक रीज़न मुझे लगता है कि एक तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट एडवांटेज किसी की सेविंग्स में हेल्प कर रहा है. तो जहाँ पे बेनिफिट मिलेगा ना कंज्यूमर को, कंज्यूमर विल गो टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. आप देखोगे 2 व्हीलर्स में भी ये पेनिट्रेशन अभी फिर भी कम है, बट इवेंचुअली 100% सबसे पहले 2 व्हीलर्स मूव करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. 3 व्हीलर्स के साथ हो सकता है 3 व्हीलर्स भी कर जाएं, बट 2 व्हीलर्स विल डेफिनेटली गो बिफोर 4 व्हीलर्स डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे आपकी नीड्स मीट हो रही हैं और नीड्स मीट होने के साथ साथ आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है, आपके वॉलेट पे एडवांटेज है. 4 व्हीलर्स के केस में जो मेरा फोर्टे भी है और मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी है, मुझे लगता है ग्लोबली कार मेकर्स हैव मिस्ड द बस, क्योंकि 4 व्हीलर्स प्लस इलेक्ट्रिक आइडियली इट शुड हैव बीन एन ऑप्शन जहाँ पे आप उसको परफॉर्मेंस सेंट्रिक बनाते कि जो परफॉर्मेंस हम मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स rather than they should have promoted the fact कि electric vehicles आपको
फ्यूल कॉस्ट सेव करके देंगे, बिल्कुल वी शुड हैव गॉन इन द डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको सस्ते में परफॉर्मेंस देंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ यू आज की डेट में आप भी मैं भी जानते हो कि BYD ने या इवन MG ने भी 75 लाख रुपीस पे अगर हम 0 to 100 3.2 सेकंड्स में कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम 50 लाख रुपीस में 0 to 100 अंडर 5 सेकंड्स कर रहे हैं, देन दोज आर द काइंड्स ऑफ नंबर्स दैट वी मीट व्हेन वी गो बियॉन्ड 1 करोड़ रुपीस इन टर्म्स ऑफ आइस कार्स. बिल्कुल. तो ग्लोबली कार मेकर्स ने अपने पेट्रोल डीजल इंजन बचाने के लिए कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक को अगर वहां पे पुश किया जाता उस टाइम पे, आज की डेट में इलेक्ट्रिक कार्स कुड हैव गिवन अस दैट काइंड ऑफ थ्रिल जो परफॉर्मेंस दे रही थी एट अ लेसर प्राइस, जहां पे अगेन कंज्यूमर बेनिफिट होता. शायद वो लग्जरी एंड पे कंज्यूमर बेनिफिट होता, बट होता. क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 4 व्हीलर्स में है और इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स में है, आप उसको प्रमोट कर रहे हो इस चीज के लिए कि वो आपकी फ्यूल सेविंग्स देंगी, राइट? लेकिन आप उस कार को लिमिटेड किलोमीटर्स के लिए ही चला सकते हो दिन में. अब जिस कार से मेरे को जितना चला के पैसा बचेगा, उस कार को अगर मैं चला ही कम पा रहा हूँ, तो वो दोनों नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. तो वहां पे तो कोई सेंस ही नहीं है. सो विच इज वाई हाइब्रिड्स मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि आप इनको जितना ज्यादा चलाओगे उतना बेनिफिट हाइब्रिड्स को. एट द सेम टाइम यू वुड नॉट हैव गॉन डायरेक्टली टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक. परफॉर्मेंस में यू शुड हैव गॉन टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक. सो फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार्स गिव, इमेजिन एन i20 एक नॉर्मल पेट्रोल का 100 PS अराउंड इतनी पावर, वो हमें 10 लाख में भी दे रही है. इमेजिन 150 PS i20 एट 13-14 लाख रुपीज, है ना? और उसका सस्पेंशन आप उस तरह से ट्यून कर दो एंड इट वुड बिकम अ रियली गुड परफॉर्मेंस कार, जो आपको अगर वो 0 to 100 आपको 5 सेकंड्स में दे रही है, लेट्स अज्यूम, तो वो चीज आप पेट्रोल इंजन से कभी उस गाड़ी के साथ कर ही नहीं सकते थे इस प्राइस पे. नहीं, ये बात तो सही है कि सब लोग ये धीरे धीरे पता चल गया कि इलेक्ट्रिक में परफॉर्मेंस तो है, लेकिन अभी भी सही ढंग से उसे प्रमोट नहीं किया गया और लोगों को ये नहीं बताया गया कि उनका क्या बेस्ट यूज केस रहेगा कि वह इलेक्ट्रिक की तरफ स्विच करें. जब तक ये नहीं लोगों के दिमाग में बैठता है तब तक मुश्किल है. लेकिन इस बीच में CNG भी कहीं बैठा हुआ है. हाँ, हमने रिसेंटली स्विफ्ट CNG चलाई एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड के बहुत क्लोज क्लेम नंबर्स के वो एफिशिएंसी दे देते हैं प्योर CNG पे. CNG को टैप करने का मुझे नहीं पता कि CNG कार्स इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हुई ऑनेस्टली, क्योंकि हाँ ये फैक्ट ज़रूर है कि वो CNG भरवाने में टाइम लगना, लाइन लगना. ऑल्दो मैंने देखा है कि अगर आप टाइम बेटर करो CNG को, CNG इज अ वेरी गुड. मैं CNG को हाइब्रिड में ही काउंट करूं तो वो गलत नहीं होगा एक तरह से, क्योंकि जब आप CNG नहीं डलवा रहे कार में तो आप उसको पेट्रोल में चला सकते. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट एनी हाइब्रिड कार. बिल्कुल. तो CNG आई थिंक हमने मार्केट शायद उस तरह टैप नहीं की जिस तरह से की जा सकती थी. इट इज़ रियली गुड टू सी के कार मेकर्स अब वो डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी वो आ गई है कि कार के आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है, फिर भी CNG का ऑप्शन. आई थिंक वो स्टार्टिंग में ही जहाँ पे भी आप मार्केट सेंटिमेंट ये डाल दोगे ना कि कोई चीज़ करनी मुश्किल है, या फिर किसी चीज़ को करने पे सिर्फ वो आप उसको एसोसिएट कर दोगे चीप वाली चीज़ से, जहाँ पे वो टैग लगा दोगे, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं CNG के अगेंस्ट चला गया स्टार्टिंग में ही. मे बी गवर्नमेंट, इट कुड हैव बीन पॉसिबल कि शायद आप CNG को आउटराइट गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए यूज़ कर लेते, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे भी मार्केट बहुत है, बहुत बड़ी मार्केट है. बसेस में जो हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट या वो वाली बसेस हैं, उन बसेस को हमने देखा है वो CNG पे चल रही थी काफ़ी टाइम से. तो अगर उसी मार्केट के लिए टैप कर देते, व्हीकल्स में हाइब्रिड ले आते. एक्चुअली ये बहुत पहले होने वाली चीज़ें थी कि जब हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी आज से 15-20 साल पहले कि हमने मार्केट को डाइवर्सिफाई कैसे करना है. अगर आप फ्यूल के हिसाब से कार सेगमेंट सही चूज करो ना, तो वो फ्यूल बिकेगा. ओके, मुझे लगता है कि अगर आप हाइब्रिड भी आज की डेट में अगर आप कोशिश करोगे कि आप 5 लाख रुपीस की कार में हाइब्रिड टेक देके उसको 6.5-7 लाख रुपए पे बेचोगे, वो कोई नहीं लेगा. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. एट द सेम टाइम भी एक माने रखता है. एट द सेम टाइम 15 लाख वाली गाड़ी को 17 लाख में बेचोगे और हाइब्रिड टैग बेचोगे, वो ले लेगा, वो बिक जाएगा, वहाँ पे बिक जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे फर्क नहीं पड़ रहा है और EMI पे भी बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है. लेकिन छोटी कारों पे ये 20-50 हज़ार भी बहुत मायने रखते हैं और इसीलिए शायद ये मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर रहा है. तो सीधे सच्चे शब्दों में मैं अगर कहूँ तो हमारा डिस्कशन जिस मुद्दे पर शुरू हुआ था कि हम E20 पे अपनी बात समझ रहे थे कि क्या हो रहा है, आखिरी में आने वाले इन 5 सालों में क्या होगा इसको समझाएं. आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि क्या होने वाला है और भारतीय कंज्यूमर्स को किस चीज़ पर ज़्यादा निगाह रखनी चाहिए
और मेरे अंदर अभी तो रुकना चाहिए जब तक कि जीएसटी ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता है, तब तक सब्र कर लेना चाहिए अगर कर सकते हैं आप तो। और अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो ही गाड़ी खरीदिए और हैवी बार्गेन प्राइस पर खरीदिए, ताकि आपको अगर कोई लॉस हो तो वो बहुत ज़्यादा चुभे नहीं। राइट, यही सलाह शायद सबसे बेहतर है। यस यस, अल्टीमेटली तो कंज्यूमर को वो करना है कि अगर आपने कार लेनी है तो अगर आपको बेनिफिट मिल सकता है जीएसटी का, देन व्हाई नॉट वेट फॉर इट इफ इट इज़ अ मैटर ऑफ जस्ट 1 मंथ, है ना। चलिए, आपको ये डिस्कशन कैसा लगा लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और जगदेव कलसी को अगर आप फॉलो करना चाहें तो उनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वैसे बहुत आसान है, V3 कास्ट सर्च कीजिए और आपको जगदेव के बहुत सारे बेहतरीन वीडियो और उनकी टीम के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू जगदेव अपना टाइम देने के लिए। और उम्मीद है इससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि ऊँट किस कवट बैठ रहा है और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कितने अंडे और दे पाएगी। देखते रहिए आस्कार गुरु को।